So good afternoon, dear friends. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर. सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज आ ठीक है, चलो तुम स्टार्ट करें. अब कितना इंतजार करें हम? बच्चों को और ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन दोपहर की निद्रा का शायद वो आराम फरमा रहे, लुत्फ उठा रहे हैं, और इसलिए शायद बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. तो चलिए हम बात करते हैं. आज हम बात करेंगे अपने एक अगले लेसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा लेसन का नाम है क्या? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इस किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेसन का फ्लैशबैक बैकग्राउंड समझ लेना बहुत जरूरी होता है. द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन माय माइंड कि व्हाई दिस लेसन इज सो इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड in our this subject that is called economics. इकोनॉमिक्स में ये हम लोग बचपन से चूंकि ये पढ़ते आ रहे हैं. क्लास 7th में देखो तो एक बुक ही है एनवायरनमेंट, और उसमें शुरू से अंत तक एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा है. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जो 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं तो वहाँ हम लोगों ने इन सब बातों को पढ़ा है. तो एनवायरनमेंट, और फिर क्लास 8 में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर आखिर इस लेवल पर पढ़ने का महत्व क्या है. जब हम जूनियर लेवल पर हम कोई बात पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है. Though this point of view still exists, class 11th or 12th, and till this education system is there, awareness is the part and parcel of education system. But at the same time, when we are talking about environment and sustainable economic development at this level, we are expected more out of it. We are expected more to be the part and parcel of our daily life. So we will try to understand in that context. So environment, economics and environment, जैसा कि आपके ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, economics and environment. तो आखिर ये economics और environment में क्या संबंध है? और economics हम जानते हैं कि alternative resources की बात करता है. सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर लेस एंड डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मोर, जो कि आपने पढ़ा हुआ है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आपने पढ़ा हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, जो कि एक पार्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का. तो जब ये इस तरह के जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं घर के अंदर भी होती हैं और इकोनॉमी के अंदर भी हैं इस तरह की समस्याएं, तब वहां पर इकोनॉमिक्स पिक्चर में आता है. तो रिसोर्स के साथ भी यही समस्या है कि रिसोर्स भी अनलिमिटेड नहीं है. आज के दौर में हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज लॉट ऑफ क्लैशेस अमंग पीपल, कम्युनिटीज और नेशंस के बीच में भी हो रही. ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने को हमको मिलता है कि संघर्ष बढ़ रहे हैं. और ये संघर्ष जो है, स्ट्रगल्स बढ़ने की वजह क्या है कि देयर इज अ स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज एक्चुअली. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू हैव अंडरस्टैंड कि हमको एनवायरनमेंट को उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है. जैसे हमारे यहाँ होता था कि जब हमारे यहाँ पंडित जी पूजा कराते थे तो एक मंत्र उच्चारण करते थे, और एक लास्ट में एक वाक्य बोलते थे जो अभी तक मुझे याद आता है, ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति ओम शांति शांति शांति. मतलब कहने का मतलब क्या, और चारों तरफ वो जल छटते थे. मतलब कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट हैं, तब तक जब तक वो शांत नहीं होंगे तब तक वर्ल्ड में, वो इसको ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, उसमें शांति स्थापित नहीं हो सकती. थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और जिस रॉ तरीके से लेसन लिखे जाते हैं उस तरीके से आपको आप उससे जुड़ नहीं पाते.
जैसे आप शरीर को देख लो, अगर शरीर को हम एक ब्रह्मांड का रूप में देखें, हमारे लिए शरीर सब कुछ होता है। हाँ, खलु साधनम ऐसे करके एक श्लोक आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने अपने आप को, अपने शरीर को ध्यान रखना। तो अगर हम केवल अपने शरीर को ही ध्यान रखें, हमारे लिए सब कुछ शरीर ही है, तो शरीर का एक भी अंग, अगर आंखों में कुछ ट्रबल हो जाए तब भी हम परेशान होते हैं। थोड़ा सा एक में कुछ हम लोग भोजन करते हैं, वी टेक द ब्रेकफास्ट और लंच, और दांतों के अंदर कुछ फंस जाता है तो देखो जीभ कितनी परेशान होती है, जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक परेशान रहती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमारे शरीर के में एक छोटा सा मतलब आउटसाइड एलिमेंट आ जाता है, चाहे उसको जिस रूप में एलिमेंट को देखो, कोई पेन हो जाता है, कोई दर्द हो जाता है, तो पूरा शरीर परेशान होता है पूरे। तो ये जो ये हमारा यूनिवर्स है, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंतर भी है कि अगर हमारे किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरे कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में डिस्टर्बेंस रहता है। तो किसी स्टेट में प्रॉब्लम है तो पूरे नेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे आर्टिकल 370 मान लो, हम मानते हैं, हाँ, अब जम्मू कश्मीर की तरफ सारे रिसोर्स जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना इन्वॉल्व हो जाता है, तो पूरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, हर जगह डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जैसे डोकलाम में जो हुआ, चाहे जहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है, जो जहाँ कहीं भी हो रहा है, चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड बॉर्डर हो, एनीवेयर, आई एम जस्ट टॉकिंग कि अगर कहीं किसी स्टेट में अगर कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड की इसके लिए खतरनाक है। और दैट्स व्हाई वी आर मोर कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट। तो ये मेरा एक जो सब्जेक्ट के प्रति मेरा जो ज्ञान है, जो हम सब्जेक्ट को जो जिस तरीके से मैं लेता हूँ, उस तरीके से ये इंट्रोडक्शन मुझे लगा। अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है उतना एलोबोरेट करने का। तो अब हम आते हैं आपके फ्लैट टॉपिक के ऊपर कि इन्वायरमेंट। तो सबसे पहली बात, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो आई जस्ट स्टिल रिकॉल द क्लास 7th environment definition. That is very beautiful definitions. Environment is our surrounding system. Environment is our surrounding system. So when we are in a classroom, when we are outside the classroom, that is field, when we are near the sea beaches, when we are कार्तिक के घर हिमाचल प्रदेश और अर्जुन राजीव केरला, हम कहीं भी जाएं, एंड वॉट एवर थिंग्स आर सराउंडिंग दैट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो कि हमको सराउंड करते हैं, जो भी अब सराउंड करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, द थिंग्स विच आर सराउंडिंग अस, they are very type of things are surrounding us actually. It is जिसको हम आजकल कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, और नॉन लिविंग, फ्लोरा फौना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, जिसको हम बायोटिक, एक दूसरे शब्दों में कहें बायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं, और ए बायोटिक रिसोर्सेज जिसमें फॉरेस्ट है, फिशरीज जो है, एयर, वाटर, सन, लैंड, ये सब जो है, फॉरेस्ट तो बायोटिक में आएगा, तो फिशरीज वगैरह सब बायोटिक में आएंगे। लेकिन ये जो लैंड है, माउंटेन है, ये जान नहीं है। हालांकि इसमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन हम उस ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाया जाता है, फ्लोरा एंड प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में जो दिखाया जाता है, उस रूप में नहीं दिखाया जाता है। तो हम जो हमारा इन्वायरमेंट जो कॉन्सेप्ट है, स्टिल वही कॉन्सेप्ट, क्लास 7th वाला कॉन्सेप्ट हमको बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक मींस फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, विच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, माउंटेन्स, लैंड एटसेट्रा। वो हमारा बेसिक ही रहेगा, ठीक है। फिर हम आपके बुक में जो चर्चा की गई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई है। 1986 में एक एक्ट आया था जिसमें हमको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, और जो इसको हार्म, किसी भी रूप में अगर इसको हार्म कोई पहुंचाता है तो उसको पनिशमेंट की बात की है। तो वो भी वो एक्ट भी कहता है कि इन्वायरमेंट जो इंक्लूड्स एवरीथिंग, जैसे जस्ट लाइक फॉर द सेक वाटर, एयर, लैंड, एंड इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, उन सारी चीजों को उसने
ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करने का प्रयास किया। मतलब हमको उन सारी चीजों को, एक छोटी सी फिश भी है ना, तो उसको भी प्रोटेक्शन की बात कही जाती है कि अगर वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाए, एक्सटिंक्ट जो इंसेक्ट्स हैं, तो उसके प्रोटेक्शन की बात की जाती है। क्योंकि ये देयर इज अ चेन ऑफ रिएक्शन, कि एक अध्ययन किया गया यूरोपियन कंट्रीज में कि एक छोटे से एरिया में कुछ इंसेक्ट्स को हटा दिया गया, मतलब उसको आउट ऑफ दैट वाटर का जो बॉडी था उससे निकाला गया। उसका इम्पैक्ट दूसरे जो फिशेस थी उनको उनके ऊपर डिपेंड थी, तो उनको भी एक्सटिंक्ट होने लगी, मरने लगी। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस। इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है वो सब इंटरडिपेंडेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आता था हम लोग के जो पढ़ते थे कि शेर घास नहीं खाता है, लायन डज नॉट ईट ग्रास बट इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ग्रास। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस, कि लायन डज नॉट ईट ग्रास बट लायन ईट्स गोट और अदर herbivorous animals, and those herbivorous animals finally depend on the grass or herbs or the plants. तो वो उनको, तो देयर इज इंटरडिपेंडेंस, वो एलिमेंट काम करता है यहाँ पर। सो एनवायरमेंट में अगर कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब होती है, वो चीज बहुतों की नजर में छोटी होगी, इट मे बी द वेरी स्मॉल थिंग बट दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द अदर हायर ऑर्डर ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट था। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अभी हम वहां आए नहीं है, अभी तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन चल रहा था, बुकिस नहीं चल रहा था। तो इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू नो पीपल वेरी वेल कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को एंड ग्रोथ से हम इसको, इस वर्ड को समझाना चाहते हैं, और हमने बताया भी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बिगर टर्म, अम्ब्रेला टर्म इसको कह सकते हो, विच इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। हम अपने आसपास जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस थे, क्वांटिटेटिव चेंजेस मींस दैट इंक्लूड्स द ओनली द चेंज इन द, इसको एग्जांपल से अगर समझें हम, कि अगर मान लो कि प्रोडक्शन 20 किलो केजी का होता है और दूसरे साल प्रोडक्शन 50 केजी का होता है, दिस चेंज इज 30 केजी का जो चेंज हुआ, दैट इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव। तो इसी तरह हमारे ह्यूमन लाइफ में भी क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो बढ़ जाता है, दैट इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस। एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा ले दे, व्हेन यू आर इन क्लास 6th एंड योर मोड ऑफ बिहेवियर, टॉकिंग, पर्सनालिटी कुछ और था, और क्लास 12th में आया तो कुछ और हुआ, तो दैट इज द क्वालिटी, मतलब आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर क्वालिटी में भी चेंज आता है, क्वांटिटी में भी चेंज आता है, आपका फिजिकल ग्रोथ ही केवल नहीं हो रहा है बल्कि मेंटल एंड मैच्योरिटी लेवल इज आल्सो चेंजिंग, दैट इज द रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इज वाइटल फॉर एनी कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, बट व्हाट इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। लेकिन क्या होगा जब अगर किसी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब ऐसा डेवलपमेंट विच affects the environment, which affects the AFFEC, affects the environment, मतलब environment को नुकसान पहुंचाता है। हम सड़कें बना दें और आसपास के जितने भी फॉरेस्ट एरिया को डिफॉरेस्टेशन करके बना दें, तो क्या होगा? फॉरेस्ट कवर का हटने का मतलब क्या है कि उसमें एनिमल लाइफ इज अफेक्टिंग, बर्ड्स लाइफ इज अफेक्टिंग, ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टिंग, और इन्वायरमेंट का जो एक्यूमुलेटिंग कैपेसिटी है, इन्वायरमेंट हैज द कैपेसिटी टू रिजुविनेट इट्स, अपने आप को सफाई करने का जो इसको जो क्लीननेस का जो इसका तरीका है, वो उसको इफेक्ट होता है। तो दैट इज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट इज नॉट गुड। विद ग्लोबलाइजेशन, यू नो वेरी वेल दिस वर्ड ग्लोबलाइजेशन, विद ग्लोबलाइजेशन ओपनिंग द डोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो FDI आ रहा है फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, फॉर सो मेनी कंट्रीज देयर इज अ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग हाउ फार वी आर बीइंग एबल टू सेव द एनवायरमेंट एंड नॉट हैम्पर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब एनवायरमेंट आज देखो, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोडक्शन हैज बिकम द कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ये लगता है कहीं ना कहीं कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इट इज एट अ कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, बट नाउअडेज
अगर देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली द कंट्रीज लाइक डेनमार्क, हम बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोपेनहेगन एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं। जापान, जिससे जितने भी कंट्रीज हैं, एक आइलैंड परचेज किया किरिबाती ने, ग्रीनलैंड का एक हिस्सा उसने परचेज किया, जिसको अमेरिका भी चाहता था, ट्रम्प भी चाहते थे परचेज करना। तो वो क्यों परचेज किया? क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे आने वाले समय जिस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज दैट कि वो सबमर्ज हो जाएगा पानी में, तो हमारी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? तो उन्होंने ग्रीनलैंड का एक हिस्सा उन्होंने परचेज किया। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क ने इसको अमेरिका को नहीं दिया, बट उसने उसको दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो है। इफ आवर टेक्नोलॉजी, द वे वी आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, एवरी ईयर वी आर adding population equal to Australia, and nobody talks, no political parties, they talk about very less political parties, they talk about controlling population growth, and people of the different groups, they talk in a different way on the population. So there should be the population control, otherwise the people will die, the people will kill each other because of the pressure of the resources. So we have to understand in that perspective also. To understand the impact of economic growth and development on the environment, we need to be aware of the concept of sustainable development as an alternative solution. अब ये क्या है, इसका जो वर्ड they are suggesting कि इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ें। तो अब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, कि sustainable development is such a development which not only takes care of the present generations needs but also of the future generation. हम रिसोर्स को ऐसे यूज कर रहे हैं कि हम आज की जनरेशन की केवल के नीड्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम फ्यूचर जनरेशंस की जो नीड्स हैं उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं, उनकी नीड्स को भी हम कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल हम लेकर आ रहे हैं। पॉइंट, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप चीजों को यूज कर रहे हो और चीजों को ऐसी चीजें बनाएं जिससे हम इन्वायरमेंट को भी नुकसान न पहुंचे। मतलब जहां लेबर इंटेंसिव की जरूरत है, टेक्निक की जरूरत है, वहां लेबर इंटेंसिव लगाएं, जहां कैपिटल इंटेंसिव की जरूरत है वहां कैपिटल इंटेंसिव लगाएं। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वेयर द लेबर इज इन सरप्लस, इट इज नॉट वाइज टू यूज इट। ओके, तो हम आते हैं आपके अपने जो पीपीटी है बनाया उस पर, उसके डिफिनेशन को भी देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। एनवायरमेंट मीनिंग एंड फंक्शंस। द एनवायरमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस वी हैव रिसीव्ड। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि व्हाट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। इट इंक्लूड्स बायोटिक एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एटसेट्रा, एंड एबायोटिक सन, लैंड, वाटर, माउंटेन्स एटसेट्रा components. It explains the interrelationship that exists between the biotic and abiotic. Okay, so environmental degradation की हम थोड़ी बात कर लें कि अभी हम चर्चा कर रहे थे environmental degradation क्या होता है। तो let us see what is environmental degradation. So economic activities such as production and consumption. Production, creation of utility. Production, what is production? Production is a creation of utility. किसी भी चीज में हम utility अगर create करते हैं तो it is considered as production. तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैव लीड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मुख्य वजह तो यही है, कंजम्पशन हम उपभोग करने, प्रोडक्शन करते ही हैं हम कंजम्पशन करने के लिए। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन आ रहा है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस इज रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ सर्टेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है कि एनवायरमेंट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हमारे शरीर के अंदर का जो एनवायरमेंट है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का जो लेवल है, हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी की एक अपनी कैपेसिटी है रोग से लड़ने की, हर बॉडी की अपनी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज्यादा होता है कोई भी चीज बॉडी के साथ ज्यादती जब होती है। जैसे मान लो कि हम 2 किलोमीटर हम चल पाते हैं, लेकिन किसी दिन किसी कारण से हमको 10 किलोमीटर चलना पड़ा, तो क्या होगा? 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हमने चढ़ा वो बॉडी के जो लिम्स हैं, बॉडी का जो बोन्स है, वो सब मसल्स वो जवाब देने लगेंगी और उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार के रूप में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी तरह सिमिलरली एनवायरमेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो किस लेवल तक इस डिग्रेडेशन को बर्दाश्त कर पाता है। अगर उस लेवल तक वो होता है तो अपने आप को वो खुद
चेक करता रहता है, वो ठीक करता रहता है, बट व्हेन इट क्रॉसेस दैट देन एनवायरमेंट बीमार हो जाता है, जिससे दिल्ली का एनवायरमेंट बीमार एनवायरमेंट है। व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो रिसोर्सेज exceeds the rate of their regeneration, जैसे हम वाटर टेबल का एग्जांपल से और आसानी से समझ सकते हैं कि वाटर टेबल क्या होता है कि देखो पानी हमने, ये बिल्कुल एक गुल्लक की तरह है, कॉइन बॉक्स की तरह है, इसको सोचो गुल्लक में क्या होता है, कॉइन बॉक्स में हम कॉइन्स डालते हैं और कॉइन्स भर जाता है, फिर हमको जब जरूरत होती है तो तोड़ लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं पैसा। यही होता है कि हमने पहले जमा किया, फिर हमने उस जमा पूंजी को निकाला। अब वाटर टेबल के साथ क्या होता है, व्हाट ह्यूमन बीइंग इज डूइंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट्स व्हाई आई रिकॉल महात्मा गांधी, बापू को याद करते हैं कि नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने का प्रकृति के पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए लालच नहीं होना चाहिए। गेम खेलो लेकिन पढ़ते समय गेम मत खेलो, लालच करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी आराम करो, लेकिन आप क्लास का जो समय है उसमें आप आराम करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर, रिजल्ट बिल्कुल खराब होगा। पॉइंट, तो ये चीज समझिए, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एक्सीड्स द रेट ऑफ रीजनरेशन, द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये चीज बॉडी के साथ भी है, ये चीज एनवायरनमेंट के साथ भी। द रिजल्टिंग फिनोमेना इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और उसका जो परिणाम होता है बॉडी का डिग्रेडेशन होता है, बुखार हो जाता है या दूसरी डिफॉर्मिटी जाती है, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, व्हाटएवर इट इज। उसी तरह एनवायरनमेंट में कफ, कोल्ड, इसको हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का नाम देते हैं। सो अगला हमारा पॉइंट है रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर ओवर यूटिलाइजेशन इज लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन। ये भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे जब क्लास की बात कर रहे थे, आप जो वर्ल्ड पीस की बात कर रहे थे उस समय हमने चर्चा की थी। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर ओवर यूटिलाइजेशन इज लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन। द वेस्ट जनरेटेड इज आल्सो एक्सीडिंग द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इसलिए जरूरी है कि हम एनवायरनमेंट में जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे देखो हम एवरी डे, हमारे यहाँ जो वो कूड़ा वाला एक आता है, एक्चुअली वो सफाई वाला है लेकिन पता नहीं लोग कूड़े वाला ही कहते हैं। तो जो सफाई वाला आता है, कूड़े वाले तो हम लोग हैं क्योंकि कूड़ा क्रिएट करते हैं। इसको समझने का प्रयास करना दूसरे लेवल पर। तो जो सफाई वाला जो आता है और कूड़े वाले तो हम लोग हैं, तो वो अगर जितना देखो हर घर से निकलता है और ये कहाँ जाता है, और ये हमारे यहाँ सब कुछ वेस्ट होता है, हिंदुस्तान में सब कुछ वेस्ट होता है। कुछ कंपनियां आ रही हैं जो इस वेस्ट मैनेजमेंट को, इसलिए वो कहती हैं घरों में, हालांकि अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में अवेयरनेस नहीं, सारी चीजें मिक्स होकर जाती हैं, कूड़े वाले भी एजुकेटेड नहीं है, और जो म्यूनिसिपैलिटी का है कूड़े वाला आया गाना गाते हुए कलेक्ट करके लेके जाता है। तो उस सब में सेग्रीगेशन नहीं, अलग अलग बॉक्सेज होना चाहिए, अलग अलग चैम्बर होने चाहिए। अलग कुछ जगह मैंने साउथ में देखा इन चीजों पर बड़ा ही उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक जो वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको फिर सेग्रीगेट करना, जहां एक बार मिलाओ फिर उसको हटाओ, उसमें इट इज टाइम टेकिंग। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्राइमरी स्टेज है जो कि हम लोग जो देते हैं वहीं से सेग्रीगेट करें। अगर फूड के आइटम्स जो हैं, मान लो फिर जो हमने जूस बनाया तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग अलग रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, इनसे भी बायोडीजल और बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं, बहुत सारी चीजें इससे निकल के आती हैं। बायोगैस के प्लांट्स इससे रन किया जा सकते हैं। तो ये हमको इस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए और इस तरह की चीजें हम, तो एजुकेशन का मतलब भी यही होता है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर ओवर यूटिलाइजेशन इज लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन। द वेस्ट जनरेटेड इज आल्सो एक्सीडिंग द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर वेस्ट ज्यादा होगा तो एनवायरनमेंट की अपनी कैपेसिटी जो होगी वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? द रिवर्स एंड अदर वाटरवेज आर गेटिंग increasingly polluted due to the excessive dumping of waste into them. This has led to poor water quality for consumption. The rate of use of non-renewable resources has not only depleted their limited reserves but also led to the pollution tendencies. अब इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत ही आसान है। जब बारिश का दिन का समय होता है तो दिल्ली में क्या होता है कि जगह जगह लोग पॉलिथीन वगैरह सब
to just breathing like anything. And when rainfall comes, excessive of rainfall comes, तो हमारे पास surface runoff तो हर जगह concrete है, everywhere some concrete is there, so water absorption नहीं होता. वो क्या होता है, this polythene falls into the drainage system and वो वहाँ चोक कर देता है, और फिर सड़कों के ऊपर पूरा पानी लबालब दिखाई देता है, और वो फिर घरों में घुसता है, वो डर्टी वाटर जो है वो है. तो ये क्यों हो रहा है? तो ये हमारा वाटर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन जाता है. और फिर वाटर बॉर्न डिजीज, एंड अगेन मींस इट इज जस्ट लाइक बूमरैंग, कि आपने गलतियां की और आप अपनी गलतियों को आपकी जनरेशंस या आप उसको बेयर कर रहे हो, उसका लॉस बेयर कर रहे हो. तो इसको हमको समझने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो एनवायरमेंट को अगर हम डैमेज करते हैं तो डैमेज हमारा ही होना है. देयर इज नो अदर पर्सन हु इज गोइंग टू सफर. फिर हमको ये समझने की जरूरत है. द इंक्रीजिंग एम्फेसिस इज देयरफॉर ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं. इसलिए हमारे पास जो अभी हम पिछला लेसन देखा उसमें हमने बात की कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की हमने बात किया था, और हमने ये चर्चा इस बात पे की थी कि हम अपने जो पेट्रोलियम है केवल 1/3 मीन्स 70% नीड्स तो हम बाहर से इंपोर्ट करने पर खर्च करते हैं. और इंपोर्ट करने का इम्पैक्ट क्या होता है कि इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज हमारा चला जाता है. फॉरेन एक्सचेंज मतलब जरूरत की जो दूसरी कैपिटल गुड्स को हम परचेज कर सकते थे, डिफेंस गुड्स को परचेज कर सकते थे, वो केवल एंड ओनली इट इज गोइंग ऑन पेट्रोलियम इंप्स. सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अस. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? बोलिए, कुछ कहना है? एनी इशू? चलिए, तो ये हमारा एक कंसर्न है कि हमको एनवायरनमेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये कोशिश करनी है कि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहाँ से हम शिफ्ट करें और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, जिससे कि वेस्ट नहीं होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को केयर करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं. जैसे आप, और दूसरा इसका एंगल भी है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. फिर वही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम रिसोर्स को यूज तो कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. अगर हमने बिजली को विंड एनर्जी से कर लिया, अगर हमने बिजली को जियोथर्मल एनर्जी से यूज कर लिया, अगर हमने बिजली को किसी और अल्टरनेटिव जिससे सोलर एनर्जी है, इन सब चीज़ों से यूज कर लिया, बना लिया, तो हमारे पास जो कोल का स्टॉक है, हमारे पास जो पेट्रोलियम का स्टॉक है, हमारे पास जो नेचुरल गैस का स्टॉक है, वो स्टॉक हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए यूज हो सकता है. क्योंकि आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन तो और बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा भी अगर कितना भी कंट्रोल करेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है. लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल करने का भी तो सिस्टम ही लगता है, लोग नहीं सीख पा रहे. तो ये बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिलीजियस और भी जितने नाम पर क्लासेस हो रहे हैं, वो क्लासेस की मुख्य वजह यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. मैं तो इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही इंटरप्रेट करता हूँ. सो पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, मेरी समझ से. और आज चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी. उसने जिबूती में, उसने हांगकांग को एक्वायर कर लिया, वो ताइवान को ले रहा है, वो तिब्बत को ऑलरेडी उसने कैप्चर किया हुआ, मंगोलिया पर उसकी आंखें हैं, और जापान के कुछ हिस्से पर उसकी आंखें हैं, रसिया के कुछ हिस्से पर आंखें हैं, भारत के हिस्से को उसने कब्जा किया हुआ है 1962 के वॉर से ही. तो ये और बहुत सारे कंट्रीज में, छोटे छोटे कंट्रीज में माल है, हर जगह उसने अपने को एक्सपेंड किया, रिसोर्स को बढ़ाना चाह रहा है. साउथ चाइना सी पर वो टसल चल रहा है अमेरिका से, ऑलरेडी इंडिया भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी, उनका क्वाड इन्होंने बनाया है, ये सारे कंट्रीज मिलकर क्वाड बनाया है, क्वाड, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके. तो ये सारा कुछ रिसोर्स का ही खेल है. इसलिए आप इसको समझिए कि हमको एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं होने देना. The increasing emphasis is therefore on renewable resources, on and devising other sources of generating energy. Different kinds of pollutions have harmed the environment as well as man's well-being. Air and water pollution particularly contribute to air and water
borne diseases and ill health. ये very much clear point है. Ozone layer depletion and global warming and other severe problems resulting from such degradation. Ozone layer को आप जानते हैं कि this is the layer which protects the ultraviolet rays. Human being को ये rays क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं. ओजोन लेयर, इसका इंपॉर्टेंस O3, इसका फॉर्मूला होता है O3. तो ये लेयर जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की रोशनी में जो किरणें हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें हिंदी में कहते हैं, तो इनके प्रभाव से कैंसरस इफेक्ट होता है, बर्न हो जाती है स्किन. और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत इसमें होल हो गया था और जिसकी वजह से वहां पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला. तो ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स दैट प्लेग द ग्लोबल कम्युनिटी एज एट. अब ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो एनवायरमेंट की क्राइसिस चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज वो चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे भारत में आप देखो तो अभी बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो फ्यूल के लिए, ऊर्जा के जो संसाधन है वो अभी भी काऊ डंग केक का यूज करते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं और उस पर खाना बनाया जाता है. और उससे जो से वो उनके बर्निंग से, क्योंकि 100% बर्निंग होता नहीं है, तो पीला पीला उसमें फ्लेम जो निकलता है वो उसको करता है कि 100% बर्निंग नहीं है. तो और घर में जो गैस स्टोव होता है उस पर देखो ब्लू फ्लेम होता है. ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कि वो 100% बर्निंग हो रही है, तो उसमें वेस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन नहीं हो रहा. तो ये इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो गाँव में जो लकड़ियों का यूज किया जाता है, ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, उसको यूज किया जाता है, या काऊ डंग केक वगैरह वगैरह का जो यूज करते हैं, तो इसमें एनवायरनमेंट को बहुत लॉस होता है. लेकिन वी कैन नॉट कंपेयर दिस विद द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ स्टाइल इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम. जैसे आप डिओ यूज करते हो या रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, एसी यूज करते हो, या और भी दूसरे अप्लायंसेज आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जिससे आप CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेज निकलती हैं. तो ये जहां तक एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का क्वेश्चन है, दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैज अ लॉट ऑफ रोल इन दैट, while developing countries they are doing that damage due to for their survival. तो दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते. एंड देयर वाज ह्यूज फाइट बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज. और क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर कोपेनहेगन तक, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए इसी इशू के ऊपर कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड वी शुड फिक्स द रोल ऑफ developed countries and developing countries. India and China were together on this issue because America wanted to fix it, but China has a better condition. China is also damaging environment a lot than India. So India and other developing countries, India were totally against the kind of curve they want to limit the carbon emission cap. वो चाहते थे लिमिट करना भारत के ऊपर, तो उसको मना किया. और इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल कीजिए, इसके लिए जरूरी है कि आपको, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करें. हमारा एनवायरनमेंट, केवल इंडिया का एनवायरनमेंट, केवल इंडिया का एनवायरनमेंट नहीं, ग्लोबल एनवायरनमेंट की हम बात करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें और लोगों के नीड्स को भी पूरा करना है. तो हमने उज्ज्वला जैसी स्कीम को लॉन्च किया. इसके पीछे वजह भी यही है. उज्ज्वला जैसी स्कीम को लॉन्च किया हमने, बहुत सारी और दूसरी स्कीम्स को हमने लॉन्च किया, जिसमें हमारी कोशिश की, जिससे हमारे शहरों में अभी हम जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो वी टॉक्ड अबाउट द सप्लाइंग ऑफ गैस पाइपलाइन, एंड दीज सरप्लस गैस सिलेंडर्स कैन रीच टू द रूरल एरियाज जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो ये हमको करना पड़ेगा. तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, द हीटिंग ऑफ द अर्थ इज इट्स एनवायरनमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सीजन्स का पैटर्न डैमेज होगा सॉरी. और ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर होगा. वाटर लेवल ऊपर होने का मतलब जापान, अपना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और वैसे बहुत सारे साउथ अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के जो आइलैंड है वो सब गायब हो जाएंगे. सो ग्लोबल वार्मिंग के एक दूसरे इम्पैक्ट दिखाई देते हैं. तो इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द lower atmosphere of the earth. The main cause of the global warming is recognized to be the release of greenhouse gases. Greenhouse gases वो gases होती हैं जो environment को, atmosphere को
एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेयर जो क्लास 6 आपने पढ़ा है, एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ सरफेस। अर्थ के चारों तरफ हवा का एक ब्लैंकेट की तरह होता है। अब वो क्या होता है कि जब इंसुलेशन होता है, सोलर इंसुलेशन होता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो लॉन्ग वेवलेंथ की जो किरणें आती हैं उसको अलाउ नहीं करता है ब्लैंकेट ही। जैसे हमने ब्लैंकेट जाड़े के दिनों में जब हम ब्लैंकेट अपने शरीर पे डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट वो गर्मी देता है, बल्कि गर्मी हमारे शरीर के अंदर ही होती है। एंड दैट हीट इज नॉट अलाउड बाय द ब्लैंकेट टू गो आउटसाइड। और वो क्या होता है कि हमको अंदर से स्वेटिंग हो जाती है और गर्मी हमको लगने लगती है, तो हमको अच्छा लगता है। तो इसी तरह ये जो एटमॉस्फेयर है, ऑल्सो वर्क्स लाइक अ blanket which does not allow the warm heat waves to go outside, and that's makes the overall environment of the earth very hot। and उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर्स है जो भी वो मेल्ट होने लगते हैं, पौधों के ऊपर, जीवन के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो these gases can absorb heat and thus contribute to the global warming। other causes are deforestation, पेड़ पौधों को काटना, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पराली जैसे चीजें हैं उसको भी हम ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द melting of polar ice, just now we have touched this point, has led to the melting of polar ice caps and an average increase in temperatures all over the world। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। ओजोन लेयर डिप्लेशन, अब देख लीजिए ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ओजोन लेयर और डिटेल्स में हम देखते हैं। इट इज द phenomenon of depletion in the amount of ozone। ओजोन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो ज्यादा नहीं होती, लेकिन जितनी भी है वो जरूरी होती है। ठीक है, जैसे हम दाल में नमक खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते, लेकिन जितना भी खाते हैं महत्वपूर्ण होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तब भी मम्मी को सुनना पड़ता है, और कम हो जाए तभी मम्मी को सुनना पड़ता है, पापा के द्वारा। आपको तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे हिम्मत करने लगते हैं, वो अलग बात है। इट इज द phenomenon of depletion of the amount of ozone in Earth's stratosphere। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर उसकी बात कर रहा था, इट इज द phenomenon of depletion in the amount of ozone in Earth's stratosphere, क्योंकि वो उसी लेयर में पाया जाता है। The main cause of ozone depletion is through the release of substances called chlorofluorocarbons, CFC, अभी जब हमने चर्चा किया था, into the atmosphere। These are compounds include chlorine, bromine, compounds that are used as a cooling substances in air conditioners, refrigerators। और ये air conditioners है, refrigerators हैं, ये सारी चीजें कौन यूज करता है? These are mostly used by the developed countries people, citizens of the developed countries। आज भी बहुत सारे घरों में, जहां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बिजली ही नहीं मिल पाती है, पानी की बेसिक सुविधा नहीं है, वहां रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की बात तो भूल ही जाना है। सो आवर कंट्रीब्यूशन to the in damage of the environment is very less। ठीक है, but still we have to be being aware citizen। और हम लोग, हमारी संस्कृति कहती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, आनो भद्रा करतु इन्दु विशुद्ध, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो हम हर अच्छी चीज सम्मान करते हैं। ये अलग बात है कि हम फॉर द इयर्स हम गुलामी में रहे अंग्रेजों की, या बाहर से जितने भी लोग अटैक किए, उसकी वजह से हमने अपना ज्ञान को हम यूज नहीं कर पाए। आजकल मैं इसी चीज को बहुत पढ़ रहा हूँ, कभी कभी आपको अगर बोलेंगे तो मैं कुछ भेजूंगा भी आपको। खैर, आप लोग बिजी हो, आप लोग क्लास ही अटेंड नहीं कर पाते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास समय कहाँ है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन implies that the earth gets more and more exposed to the ultraviolet rays of the sun। अभी हमने जिसकी चर्चा किया था। These rays are excessively harmful to human health and are known to cause skin cancer to human beings। They also affect the growth of aquatic and terrestrial plants। तो सबको प्रभावित करती हैं। चलिए, तो measures to save environment। अभी सबसे बड़ी चीज है कि आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन आपको सेव करने के लिए क्या मेजर्स लेना की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि हाँ, या नहीं आओगे क्लास में तो क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स की बात करते हैं ना, कि हाँ, पेरेंट्स से थोड़ी बातें कर लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, भाई बच्चों को क्लास में लेकर आओ भाई, कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन हार तो मानना नहीं है हमको। फिर हम कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मेजर्स टू सेव द एनवायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, उन मेजर्स को जानना जरूरी है। कंसर्टेड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। सबका साथ सबका साथ, इसको हम देख सकते हैं, कंसर्टेड एफर्ट्स।
टीम एक केवल सचिन और विराट कोहली की सेंचुरी से नहीं जीतती है, टीम जीतती है, बॉलर भी मेहनत करता है, फील्डर भी मेहनत करता है और कैप्टन भी मेहनत करता है, सब लोग तन मन धन सबका साथ होता है, तभी टीम का विकास होता है। दूसरी तरफ भारत एक टीम है जिसका विकास तभी होगा जब सबका साथ होगा, मतलब सारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, सारे सिटीजन्स को सोच, जब ये सोच होगी कि हमारा देश हमारा देश हमारा देश हमारा देश, ये जब फीलिंग आती है तब कंट्री ग्रेट कंट्री की कैटेगरी में खड़ा होता है, तब कोई कंट्री जापान बन जाता है, तब कोई कंट्री अमेरिका बन जाता है, तब कोई कंट्री चाइना जैसा राइज करता है। हालांकि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से मैं डिसएग्री करता हूँ, बट मेरा कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन बिल्कुल ही सही है कि कंट्री का ग्रोथ, फैमिली का ग्रोथ, इंडिविजुअल का ग्रोथ तभी होता है जब हम हमारे अंदर के सारे कंपोनेंट, हमारी विचारधारा, सारा कुछ वो एक साथ सोचती है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है। एक बच्चा अच्छा तभी करता है कि वो बच्चा क्लास तभी अटेंड करेगा जब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की केयरिंग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इसलिए केवल 23 बच्चे 21 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये समझ लो कि आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रही है, पेरेंट्स क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि टाइम टेबल क्या है तुम्हारा, व्हाई द पेरेंट्स नॉट आस्किंग। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और जूनियर क्लासेस में जब इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है तो सीनियर क्लासेस में क्यों नहीं होती है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग बन रही है, ये क्वेश्चनिंग, और ये क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। चलिए, तो मेजर्स टू सेव द एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। द कंसर्टेड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डील with the global environmental crisis. The concept of sustainable development thereby comes into play. Okay, some of the measures that can be undertaken to control the crisis that already underway includes क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है और पॉल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। ठीक है, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल एंड सम ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन plaguing the environment today. Pollution control boards can be set up or regulatory standards must be enforced to keep pollution within the lowest levels. Okay, हमको जगह जगह हर स्टेट में इसके स्टेट बोर्ड्स हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मोर देन बोर्ड्स व्हाट आई फील द पीपल्स रोल इज मोर इम्पोर्टेंट। उनका रोल अवेयरनेस तक हो सकता है, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एंड स्पेशली फॉर द पुअर सेक्शन दे कैन प्रोवाइड द फैसिलिटीज, बट मोस्टली इट लाइज ऑन द एजुकेटेड मास। इसलिए हम बच्चों को सिलेबस में डालते हैं कि हम बच्चे अवेयर हो सकें, बच्चे अलर्ट हो सकें, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है। द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉरेस्ट बीइंग कट डाउन is that the ecology is significantly affected. Afforestation measures need to be taken and forest conservation regulations must be seriously implemented. तो ये हमको देखने की जरूरत है कि हम जिस हिसाब से हमने वनों की कटाई की है तो उसको रोकने की जरूरत है, और वो उन एरियाज में स्पेशली जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर उसको ये ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, इरोजन होता है, और उसके जो प्रभाव हैं वहाँ लोकल जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा कुछ, तो इसलिए हमको फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की जरूरत है। हमारे यहाँ चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन, और हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट को भगवान के रूप में, मतलब इन्वायरमेंट को ही हमने भगवान के रूप में जोड़ा हुआ है। तुलसी, पीपल और बहुत सारे प्लांट्स को, जानवरों को हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग्स टू, बिकॉज हम पूरे इन्वायरमेंट, हम जिसे मैंने शुरू में ही चर्चा किया, अगर शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर कष्ट होता है। इस तरह पूरे इन्वायरमेंट में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूरे इन्वायरमेंट, पूरा यूनिवर्स ही डिस्टर्ब होगा। सोशल अवेयरनेस, आज पूरा वर्ल्ड इस चीज को रियलाइज कर रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द एजुकेटेड पीपल। Social awareness, until people are made aware of the graveness of the situation. Awareness का part है ये। The problem of the environment degradation cannot be dealt with. जब तक लोग aware नहीं होंगे, जब तक लोग समझदार नहीं होंगे, तब तक environment का जो degradation है उसको control करना मुश्किल है। Creating awareness through campaigns, है ना, किसी भी तरह से कैंपेन हो सकता है, सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है, पेपर के द्वारा हो सकता है, मैगजीन, न्यूज, टेक्स्ट बुकलेट्स, कुछ भी किसी भी रूप में होता है। क्लास में भी एक कैंपेन की तरह ही पढ़ाया जाता है। कैंपेन्स एंड मूवमेंट्स कैन हेल्प अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ऑनगोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
solid waste management must be carefully managed in urban areas. Rural waste has the potential of being used as a natural manure. अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, बायोगैस के रूप में यूज हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट का, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द कंपोस्ट. ये खाद के रूप में यहाँ बात की गई है, हम और इससे आगे सोच रहे थे, तो कंपोस्ट के रूप में इसको यूज किया सकता है. तो वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें लॉट ऑफ स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है वेस्ट मैनेजमेंट का. इस पर बहुत सारे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की भी जरूरत है, ताकि रिसर्च किया जा सके कि कैसे इसको अलग तरह के वेस्ट को हम कैसे यूज कर सके. वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन हेल्प विद द लॉन्ग टर्म पोटेंट प्रॉब्लम ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. चेन्नई में अब म्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया है कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिटीज में बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है, और हर घर में लगभग करने का उनका टारगेट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट. नई बिल्डिंग जहां भी होगी वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही होना है. साउथ में इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, बहुत काम हो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम्स, इनएक्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट सेंट्रिक एक्ट्स एंड पॉलिसीज इज नॉट एनफ. केवल वही काम नहीं है कि हमने कुछ पॉलिसी बना लिया. Their effective implementation and careful observation are what will actually make a difference to environmental conservation efforts. इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी नियम बना देना काफी नहीं होता है, उस नियम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है. रिलेवेंट. तो ये था मेजर्स टू सेव द एनवायरमेंट, और ये फाइनल हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग एंड फीचर्स ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट स्टिल सम की पॉइंट्स हैं. द आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन gains a real momentum if we are able to conserve resources and use them in a manner that they are sufficiently available for the coming generation as well. इसी को हमने कहा कि needs of the present generation, not only the needs of the present generation is fulfilled, but the needs of the future generation is also taken care of. That is a sustainable development. उसी को अलग तरीके से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है. So the United Nations Conference on Environment and Development defines this using the concept of sustainable development. It explains sustainable development as a process that provides for the present generation, underlying this point, without compromising on the needs of the future generations. Sustainable development has gained momentum as a large movement over the years. We now associate it with the improving living standards, poverty alleviations, nutritional improvements, minimizing social and cultural instability, and resource depletion. The Brundtland Commission lays emphasis on the idea of passing on the environment with enough and good quality resources to the future generation, just as we have bequeathed from our previous generation. जैसे हमने पिछले जनरेशन से हमने चीजों को लिया है, हम इसको ऐसे सोचो कि अगर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद की को वर्शिप करते, याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया. अगर मान लो कि आप सारा कोल खत्म कर दो, सारा पेट्रोलियम खत्म कर दो, सारा एनवायरनमेंट डैमेज कर दो, कि आगे आने वाली जनरेशन को अपने स्कूल भी जाए तो अपने इस स्कूल में बैग के साथ साथ एक का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़े, तो आपको रिस्पेक्ट देगी क्या? कि ये हमारे ग्रैंडफादर कैसे थे? दे आर नॉट गुड पीपल, दे हैव यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज and they have not left anything for us. So that is the point. इसलिए हमको आगे आने वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन को सम्मान तभी मिलेगा जब हम पिछली जनरेशन की तरह रिसोर्सेज को छोड़ें अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए. तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसलिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा. तो द फीचर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड वाइड, rational use of the resources, rational use, underline the word rational use, pollution checks, population control, and relative dependence on renewable sources of energy to meet the future generations needs. तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, और ये हम फाइनल हमने अपने लिखा है आपके लिए. The plant must shift to the renewable resources. The planet must shift to the renewable resources of energy as compared to the regular thermal or hydropower plants that lead to the climatic degradation. Solar energy is an effective alternative that we can harness using the photovoltaic cells. It is less costly and environmentally friendly. A shift to the wind energy is also an option. Setting up wind mills, अभी CEO के साथ बात हो रही थी,
तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी चर्चा शायद मैंने मॉर्निंग में किया था, चलो उसको हम स्किप करते हैं. A shift to the wind energy is also an option. Setting up wind mills areas with a high speed wind can help convert the natural resources into the electricity for commercial or household uses. Another effective solutions can come through the use of natural manure or biocompost as a substitute for chemical fertilizers. This helps avoid soil erosion and soil pollution. Subsidized LPG as a fuel in rural areas and CNG as a fuel for vehicles in urban areas could lead to the way forward. और यहाँ पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा, विंड एनर्जी के रूप में साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ बहुत काम हुआ है. वहाँ जगह जगह विंड मिल हम तमिलनाडु में हमने देखा और आंध्र प्रदेश में देखा, स्पेशली तमिलनाडु और केरला में मैंने देखा कि विंड मिल्स, बहुत ज्यादा विंड मिल्स वहाँ लगाए गए हैं और जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और दूसरे भी वर्क से वो लिए जाते हैं. आटा चक्की वगैरह जो है, फ्लोर मिल्स वगैरह का बनना, तो ये बहुत सारा काम वहाँ हुआ है. ये इस तरह का कोस्टल एरिया में चूंकि लैंड ब्रिज और एयर का प्रेशर अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ बहुत सक्सेसफुल होता है. इस तरह महाराष्ट्र में जो हिली एरियाज है वहाँ भी बहुत सारा काम किया गया विंड मिल के ऊपर, और भी इसको एक्सपोजर करने की जरूरत है, खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह में जहाँ पर सोलर पैनल्स का बहुत सारा यूज हो सकता है. तो उस पर गवर्नमेंट को और लोगों को फोकस करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे आने की जरूरत है. द रेस्ट ऑफ द चेंज कैन कम मेजरली थ्रू increased awareness and consciousness. Only when the gravity of the situation and a moral responsibility जिसको इंडियंस भूल रहे हैं, moral responsibility, every person is a moral responsibility towards the forthcoming generation is realized, can be passed on a healthy environment to them. Okay, so these are some points which was related with that. तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्विज टाइम क्वेश्चंस हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बता दीजिए, इसी से हम इस क्लास को एंड करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आप क्लासिफाई कर दीजिए. जस्ट क्लासिफाई दिस कि इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से. आर्यन बहुत आप क्लास अटेंड नहीं करते हो बेटा. दिस इज वेरी पैथेटिक कंडीशन. बताइए, इसको क्लासिफाई कर दीजिए आप लोग जरा, इसके बाद क्लास में एंड कर देते हैं आपका और ये लेसन हो जाएगा. ट्रीज कौन सा है, ये रिन्यूएबल कि नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल. अच्छा, फिश रिन्यूएबल. पेट्रोलियम नहीं है. क्लासिफाई करो भाई, बोलते जाओ. सर पेट्रोलियम और आयरन और एंड कोल नॉन रिन्यूएबल में और सारे रिन्यूएबल है. चलो, तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर और इससे पहले भी जितने मैंने नोट्स दिया है वो सारे नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. जहाँ एक चीज है, मैंने जो नोट्स पे भेजा है, मटेरियल जो भेजा है, उसमें सब में पता नहीं क्यों बजट एमसीक्यू आ रहा है. हर्षा ने इस बात को कहा भी था, बताया भी था, इसलिए मैंने एक स्ट्रीम में मैसेज डाल दिया था, कॉमन मैसेज डाल दिया था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे मोबाइल की वजह से ही हो रहा होगा. तो आप उसको बजट एमसीक्यू मत समझिएगा, वो उसमें अलग अलग सब टॉपिक पर मटेरियल होंगे, तो उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए, थैंक यू. और जो लोग नहीं आए हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि अगला भी सेशन जो होगा वो एक लेसन हम खत्म करें, क्योंकि कल का जो सेशन है वो भी काफी लंबा सेशन होगा.